हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजिकल नीश के बारे में। समझेंगे कि नीश क्या होता है और ये हैबिटेट से नीश किस तरीके से डिफरेंस शो करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों को नीश के ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। नीश से रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कौन कौन सी थियरीज हैं, इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले मेरे पुराने लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके उसको जरूर देख लीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप आज के लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर हमें आपको आज के लेक्चर का पीडीएफ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और वहीं पर आपको बीएससी जूलॉजी का हमारा पेड कोर्स लॉन्च भी हो गया है, जिसको आप जाके परचेज कर सकते हैं, जहां पे सारे के सारे प्रीमियम फीचर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। समझते हैं इकोलॉजिकल नीश क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉमन डेफिनेशन समझते हैं इकोलॉजिकल नीश की। उसके बाद इकोलॉजिकल नीश से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इकोलॉजिकल नीश की बात करें उससे पहले हमें थोड़ा सा एक डिफरेंस समझना होगा, हैबिटेट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक टर्म समझते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस, या बोल सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है। सपोज करो जो घर है, जो जिस घर में मैं रहता हूं वो मेरा हैबिटेट हो गया। ठीक है, लेकिन मैं उस पूरे घर में नहीं रहता, मेरा एक अपना रूम डेडिकेटेड है और जहां पर मैं अपने फंक्शनल रोल को परफॉर्म करता हूं। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर रूम होगा वो मेरा क्या होगा, नीश होगा। वो क्या होगा, नीश होगा। तो इसको, ये सबसे सिंपल टर्म्स में इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज हैबिटेट, तो हैबिटेट इज नथिंग बट इट इज अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, यानी जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, या बोल सकते हो कि जो हैबिटेट होता है वो ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम नीश की बात करें तो नीश क्या है, जैसे उतना बड़ा घर है, उस घर में मैं हर जगह नहीं रहता, मेरा अपना एक रूम डेडिकेटेड है जहां पर मैं अपने फंक्शनल रोल को परफॉर्म करता हूं। तो बेसिकली नीश क्या होता है, उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर एक स्पेस जहां पर मैं अपने फंक्शनल रोल को प्ले करता हूं, दैट पर्टिकुलर स्पेस इज कॉल्ड एज नीश। ठीक है, तो हैबिटेट क्या हो गया, हैबिटेट इतना बड़ा ये हैबिटेट हो गया। इस हैबिटेट के अंदर एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा स्पेस जहां पर मैं अपना इकोलॉजिकल फंक्शन या फंक्शनल रोल परफॉर्म करता हूं, दैट स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड माय इकोलॉजिकल नीश कहलाएगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म के नीश के बारे में डिफाइन करूं तो नीश क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना फंक्शनल रोल या इकोलॉजिकल रोल परफॉर्म करने के लिए जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहां पे डेफिनेशन के माध्यम से लिख रखा है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। सो अ पर्टिकुलर एरिया और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू प्ले इट्स फंक्शनल रोल। अब आप समझेंगे कि ये फंक्शनल रोल क्या होता है, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोड्यूसर है। ठीक है, कोई इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का मतलब प्लांट्स हैं। ठीक है, तो अगर इस प्लांट्स का अगर मैं बात करूं कि इसका इकोलॉजिकल रोल क्या होगा, इसका इकोलॉजिकल रोल क्या है, तो इसका मतलब है क्योंकि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का काम क्या होगा, प्रोड्यूस करना, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। तो ये इसका क्या है, इकोलॉजिकल रोल है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स का काम क्या होता है, प्रोड्यूस करना। ठीक है, सेम एज हर्बीवोर्स का काम क्या होगा, ग्रेजिंग करना, घास खाना। ठीक है, ये उसका इकोलॉजिकल रोल है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रखा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना इकोलॉजिकल रोल या फंक्शनल रोल परफॉर्म करने के लिए वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, दैट ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल नीश। ठीक है, और ये हैबिटेट से कैसे डिफरेंट हो सकता है, हैबिटेट क्या है, बहुत बड़ा स्पेस है, उस बहुत बड़े स्पेस में एक छोटा सा पार्ट जहां पर वो अपना फंक्शनल रोल प्ले करता है, दैट इज नॉन योर नीश। ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहां पे लिखा है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अ पर्टिकुलर एरिया और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म to play its functional role in any ecosystem is called as
नीश, यानी इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नीश नाम देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये जो इकोलॉजिकल नीश है बेसिकली हमें क्या बताता है? इकोलॉजिकल नीश हमें बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपना फूड ऑब्टेन करता है, किस तरीके से वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से वो एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर एडेप्ट होता है। और एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब है यहाँ पे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया या ह्यूमिडिटी हो गया। ठीक है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अंदर एबायोटिक फैक्टर के थ्रू किस तरीके से एडेप्ट होता है, ये सारी की सारी चीजें हमें कहां से पता चलती है? इकोलॉजिकल नीश में पता चलती है। ठीक है, तो ये बात आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या समझेंगे कि ये जो इकोलॉजिकल नीश है इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो यहां पर आप देख पाओगे कि सबसे पहला है हैबिटेट नीश। हैबिटेट नीश बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है। अगर उसके बारे में कोई नीश डिफाइन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हैबिटेट नीश बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि जो फ्रॉग्स है वो कहाँ रहते हैं? मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर रहते हैं, नियर पॉन्ड्स। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ट्रॉपिक नीश का मतलब क्या है? ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो ट्रॉपिक नीश हमें ये बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या खाता है और वो अपना फूड किस तरीके से ऑब्टेन करता है, इस चीज के बारे में हमें ट्रॉपिक नीश बताता है। नेक्स्ट, अगर हम रिप्रोडक्टिव नीश की बात करें तो ये हमें एक ऐसे कंडीशन को बताता है या ऐसे कंडीशन की रिक्वायरमेंट को शो करता है जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल ब्रीडिंग कर पाए और क्या है, अपने यंग वंस को अच्छे से उसको डेवलप कर पाए, उसको बेसिकली ग्रोथ करवा पाए। वो क्या कहलाएगा? उसका रिप्रोडक्टिव नीश कहलाएगा। ठीक है, लेकिन वही स्पेटियल नीश की बात करें तो ये जो स्पेटियल नीश होता है, स्पेटियल वर्ड का मतलब होता है स्पेस। स्पेटियल वर्ड का मतलब क्या है? स्पेस। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम स्पेटियल नीश की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली हमें किसके बारे में आइडिया दे रहा होगा? फिजिकल स्पेस जो कि कोई ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है किसी इकोसिस्टम के अंदर। यानी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें स्पेटियल नीश की मदद से मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको टाइप्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बनता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे अलग अलग इकोलॉजिकल नीश के कॉन्सेप्ट्स, यानी अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने नीश की अलग अलग डेफिनेशंस दी। अब क्या है कि जो हम पढ़ते हैं, जो सबसे रिफाइंड डेफिनेशंस हैं, उनको हम किस तरीके से अचीव कर पाए उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो डेफिनेशन है या बोल सकते हैं कि जो सबसे पहला नीश कॉन्सेप्ट है वो है हमारा स्पेटियल नीश कॉन्सेप्ट। पहला क्या है? स्पेटियल नीश कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट को दिया था जोसेफ ग्रिनेल ने। ठीक है, इसको क्या दिया था? जोसेफ ग्रिनेल ने दिया था 1917 के अंदर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये नाम याद रखना है। ठीक है, ये नाम याद रखना है। और यहाँ पे जो वर्ड है स्पेटियल, स्पेटियल वर्ड का मतलब होता है स्पेस। इसका मतलब क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक है, तो ग्रिनेल के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो नीश है उसको हमें स्पेस ऑक्यूपाइड के बेसिस पे डिफाइन करना चाहिए। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नीश है हमें इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए कि वो जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है वो स्पेस ऑक्यूपाइड क्या कहलाएगा? उसका नीश कहलाएगा। ठीक है, तो ग्रिनेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो भी स्पेस ऑक्यूपाइड करता है वही उसका क्या कहलाता है? नीश कहलाता है। ठीक है, ग्रिनेल के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म जो स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा वही मतलब स्पेस क्या कहलाएगा? उसका नीश कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया? मैपल ओक फॉरेस्ट के अंदर दिया। अब यहां पर जब इन्होंने मैपल ओक फॉरेस्ट का जब एग्जाम्पल दिया तो उन्होंने बताया कि सपोज करो कि ये एक मैपल ओक फॉरेस्ट है। ठीक है, ये मैपल ओक फॉरेस्ट है और यहाँ पे 7 तरीके के इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि बेसिकली एक मिलिपिड्स है। ठीक है, जिसमें से एक इंसेक्ट मान लेते हैं यहाँ रहता है, एक इंसेक्ट यहाँ रहता है, एक इंसेक्ट यहाँ रहता है, एक इंसेक्ट यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है और एक इधर रहता है। इस तरीके से 7 इंसेक्ट्स इस तरीके से अरेंज है, ये आपको देखने को मिला। ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट इंसेक्ट ने ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई किया तो ये इसका नीश कहलाएगा।
ठीक है, फर्स्ट का। सेकंड ने ये वाला स्पेस ऑक्यूपाई किया तो इसका नीश कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से सातों ने अलग अलग नीश ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर ऑर्गेनिज्म के नीश सिमिलर है तो सिमिलर नीश पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते। गॉस का एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है जिसको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। गॉस का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर नीश, यानी अगर सपोज करो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का नीश सेम नहीं हो सकता, यानी इस पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल सकता है, इस एरिया में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन हम लोगों ने देख रखा है, जैसे सपोज करो इस पर्टिकुलर जगह पे एक ही इंसेक्ट है, तो क्या इस पर्टिकुलर जगह पे एक ही इंसेक्ट देखने को मिलेगा? नहीं, इस जगह आपको बहुत सारे माइक्रोब्स देखने को मिल सकता है और भी कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यानी इस पर्टिकुलर स्पेस पे आपको इस ऑर्गेनिज्म के अलावा भी और सारे ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि ये जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रही है, इसलिए जो स्पेटियल नीश कॉन्सेप्ट है इसको हमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी, और इसका मॉडिफिकेशन करने के लिए फिर क्या हुआ, एक दूसरी थ्योरी आई। तो एक बार उस दूसरी थ्योरी को भी समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आई होप आपको स्पेटियल नीश कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा इकोलॉजिकल नीश कॉन्सेप्ट कहता है, हमारा जो दूसरी थ्योरी है वो है आपका ट्रॉपिक नीश कॉन्सेप्ट, ठीक है। ट्रॉपिक नीश कॉन्सेप्ट का मतलब है ट्रॉपिक स्टेटस या फिर इकोलॉजिकल रोल। यानी बेसिकली ये जो रूल है ये रूल दिया था ओडम ने। ये रूल किसने दिया था? ओडम ने दिया था। ओडम के अकॉर्डिंग कि हम नीश को स्पेस के बेसिस पे ना डिस्क्राइब करके ऑर्गेनिज्म के इकोलॉजिकल रोल के बेसिस पे डिफाइन करें, ठीक है। यानी ओडम ने कहा कि हम ऑर्गेनिज्म को ऐसा करते हैं कि स्पेस के बेसिस पे उसको डिफाइन नहीं करते, बल्कि स्पेस की जगह हम इकोलॉजिकल रोल के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। इकोलॉजिकल रोल का मतलब जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि सिंपल सी बात क्या है कि इकोलॉजिकल रोल जैसे कि प्रोड्यूसर्स है, तो प्रोड्यूसर्स का इकोलॉजिकल रोल्स क्या होगा? किसी चीज को प्रोड्यूस करना। हर्बीवोर है तो हर्बीवोर्स का इकोलॉजिकल रोल्स क्या होगा? ग्रेजिंग, घास खाने का काम होगा। ये इसका क्या है? इकोलॉजिकल रोल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी ओडम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके इकोलॉजिकल रोल के बेसिस पे डिफाइन करें तब हम उस नीश को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर बेसिकली ओडम ने बोला कि नीश शुड बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म टू प्ले इट्स फंक्शनल रोल। यानी यहां पर ये पॉइंट याद रखना है कि फंक्शनल रोल को डिफाइन करने के लिए, उसको प्ले करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो स्पेस क्या कहलाएगा? उसका नीश कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है, पीछे वाले में ग्रिग्नेल ने क्या बोला था कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो स्पेस क्या कहलाएगा? उसका नीश कहलाएगा। लेकिन यहां पे ओडम क्या बोल रहा है कि इकोलॉजिकल रोल, यानी यहां पे इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है? इकोलॉजिकल रोल को दी जा रही है। यानी ऑर्गेनिज्म अपने इकोलॉजिकल रोल को परफॉर्म करने के लिए जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दैट स्पेस इज कॉल्ड एज निश। यानी प्रायोरिटी किसको दी जा रही है यहाँ पे? इकोलॉजिकल रोल, या फिर इसको हम फंक्शनल रोल बोल सकते हैं। इसको हम फंक्शनल रोल बोल सकते हैं। तो फंक्शनल रोल के बेसिस पे वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो उसका क्या कहलाएगा? आपका सिंपल सा क्या कहलाएगा? आपका सिंपल सा नीश कहलाएगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखा गया, इससे क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जैसे सपोज करो एक ट्रॉपिक लेवल है, एक ट्रॉपिक है या बोल सकते हैं कि स्पेस है जहां पे बहुत सारे मान लेते हैं कि ग्रेजिंग या हर्बीवोर्स रहते हैं। यानी सपोज करो कि ये एक स्पेस है, इस स्पेस के अंदर आपको काऊ देखने को मिल रहा है, जिराफ देखने को मिल रहा है, ठीक है, रैबिट देखने को मिल रहा है, कोई दूसरा इंसेक्ट्स देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या ये सारे के सारे हर्बीवोर्स है? जैसे यहाँ पे काऊ भी हर्बीवोर्स है, जिराफ भी हर्बीवोर्स है, रैबिट भी हर्बीवोर्स है। तो इन सभी तीनों का जो इकोलॉजिकल रोल है वो क्या सेम होगा? क्योंकि ये सारे के सारे हर्बीवोर्स है तो इनका इकोलॉजिकल रोल क्या होगा? ग्रेजिंग होगा। तो ये सारे के सारे एक ही स्पेस में ऑक्यूपाइड हैं, लेकिन गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये एक जगह पे रह ही नहीं सकते क्योंकि इनका नीश सिमिलर हो जाएगा। नीश सिमिलर होगा तो ये क्या है? ज्यादा समय तक के लिए एक जगह पे टिक नहीं सकते और ये आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसके बेसिस पे ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्सेप्ट इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि अगर सपोज करो इकोलॉजिकल रोल सेम है तो एक जगह पे वो कैसे रहेंगे, ठीक है।
तो अब हमें क्या पड़ी, इस पर्टिकुलर जो ये जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, इसमें भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है। लेकिन ओडम ने क्या बोला, ओडम ने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो नीश है वो उसके फंक्शनल रोल या इकोलॉजिकल रोल के बेसिस पे डिफाइन करना चाहिए, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शनल रोल या इकोलॉजिकल रोल को परफॉर्म करने के लिए जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स नीश, ठीक है। लेकिन वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें इसके अंदर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। और जो तीसरा जो रूल है हमारे पास, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर वॉल्यूमिक नीश कॉन्सेप्ट। ये क्या है, हाइपर वॉल्यूमिक नीश कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसको दिया था हचिंसन ने, ठीक है। इसको क्या दिया था, हचिंसन ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो नीश है उसको ना तो हमें स्पेस के बेसिस पे डिफाइन करना चाहिए, यानी नीश को ना तो हम स्पेस के बेसिस पे डिफाइन करें, ना ही इकोलॉजिकल रोल के बेसिस पे डिफाइन करें, या फिर आप इसको बोल सकते हो फंक्शनल रोल, ठीक है। और फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल हचिंसन के अकॉर्डिंग कि हमें नीश को इनमें से किसी भी टर्म्स के बेसिस पे डिफाइन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें नीश को डिफाइन करने के लिए एक अलग टर्म की जरूरत है, और ये टर्म क्या है हमारा, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, ठीक है। यानी कि जो भी नीश है, नीश को हम किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। अब एनवायरमेंटल ग्रेडियंट क्या कहता है, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट कहता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रहता है। जैसे सपोज करो कि ये कॉमन स्पेस है, मान लेते एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है या ग्रासलैंड है, यहाँ पे काऊ भी रहता है, उसके बाद रैबिट भी रहता है और जिराफ भी रहता है, ठीक है। ऑल्दो इन सब का इकोलॉजिकल रोल सेम है। इकोलॉजिकल रोल सेम कैसे है कि सारे के सारे हर्बीवोर्स है, ठीक है। लेकिन ये जिस जगह पे रहते हैं उसका एनवायरमेंटल ग्रेडियंट अलग है। एनवायरमेंटल ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसके बाद बोल सकते हो एयर कंडीशंस, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, अलग हैं। अब क्योंकि ये सारी चीजें अलग हैं, तब ये क्या है, एक ही जगह पे एक नीश होने के बावजूद भी या एक ही इकोलॉजिकल रोल होने के बावजूद भी ये एक जगह पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक जगह पर रह सकते हैं। तो हचिंसन के अकॉर्डिंग कि जो भी इकोलॉजिकल नीश है उसको हमें किस बेसिस पे डिफाइन करना चाहिए, उसको हमें डिफाइन करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, ना कि हमें उनको स्पेस और ट्रॉपिक स्टेटस या इकोलॉजिकल रोल के बेसिस पे डिफाइन करना चाहिए। इनको किसके बेसिस पे डिफाइन करना चाहिए, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट के बेसिस पे डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म इट्स फंक्शनल रोल इन सेट ऑफ एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, यानी एनवायरमेंटल ग्रेडियंट को ध्यान में रखते हुए अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है अपने किसी फंक्शनल रोल को परफॉर्म करने के लिए, तो वो जो स्पेस ऑक्यूपाइड होगा वही ऑक्यूपाइड स्पेस क्या कहलाएगा, नीश कहलाएगा। और ये जो थ्योरी है ये मोस्ट एक्यूरेट थ्योरी है जिसके बेसिस पे हम नीश को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर हमारा बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का आप पेड कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसका प्राइस हमने अभी ड्रॉप किया है, बहुत ही कम प्राइस है। तो एक बार जाकर उसको चेकआउट कर लीजिए, जहां पर आपको पूरा ही लेक्चर वहीं पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, इसके अलावा कंपटीशन के बेसिस पे हम नीश को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक कहलाता है आपका फंडामेंटल नीश और एक कहलाता है रियलाइज्ड नीश, ठीक है। फंडामेंटल नीश बेसिकली बोल सकते हो कि एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, या बोल सकते हो कि ये इस तरीके की नीश की कामना करता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म को किसी भी तरीके का कंपटीशन देखने को ना मिले, ठीक है। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म को कंपटीशन ना मिले और उसके पास उसको सर्वाइवल के लिए सारी कंडीशन ऑप्टिमल हो या उससे ज्यादा की कंडीशन हो, तब वो कोई ऑर्गेनिज्म क्या है, बहुत ज्यादा फ्लरिश करता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, the full range of environmental condition under which species can survive and reproduce in absence of competition। अगर कंपटीशन नहीं है और कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, ठीक है,
तो उसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल नीश बोलेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है, रियलाइज नीश, ठीक है। रियलाइज नीश बेसिकली एक एक्चुअल टाइप का नीश है जहां पे ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर जगह पे रहता है जहां पर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, कंपटीशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल नीश दैट स्पीसीज एक्चुअली ऑक्यूपाई, जहां पे स्पीसीज एक्चुअली रहता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंपटीशन एंड प्रेडेटर्स, ठीक है। और इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रियलाइज नीश किस कहां पे होता है, ठीक है। तो रियलाइज नीश ध्यान रखना है कि एक ऐसा नीश जहां पे ऑर्गेनिज्म एक कंपटीशन वाले माहौल में रहता है, तो दैट इज कॉल्ड इट्स रियलाइज नीश, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बार्निकल्स है, बार्निकल्स क्या है, वाइड रेंज ऑफ टाइडल जोन्स को टॉलरेट कर सकता है और कहीं भी रह सकता है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपर जोन में रहना पसंद करता है क्योंकि बाकी जोन्स में कंपटीशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। यानी बार्निकल कहीं पे भी रह सकता है, टॉप पे, मिडिल पे या बॉटम, तीनों में से किसी टाइडल जोन में रह सकता है, लेकिन वो क्या है, अपर जोन को प्रेफर करता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल नीश, यानी इकोलॉजिकल नीश के सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नीश है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर स्पेस में अलग अलग टाइप के स्पीसीज आपस में को एग्जिस्ट करते हैं, साथ साथ रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें रिसोर्स पार्सनिंग के बारे में बताता है। अब ये रिसोर्स पार्सनिंग क्या है कि सपोज करो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, सभी ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप का फूड हैबिटेट है, ठीक है। लेकिन फूड हैबिटेट किस तरीके से है, जैसे मान लो कि एक प्लांट है, ठीक है, इसमें से क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म होगा उस पर्टिकुलर पेड़ का रूट पे सरवाइव करेगा, कोई स्टेम पे सरवाइव कर रहा है, कोई उसके फल पे सरवाइव कर रहा है, कोई उसके लीव्स पे सरवाइव कर रहा है। ऑल्दो खा प्लांट ही रहे हैं लेकिन वो प्लांट के अलग अलग पार्ट को खा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स पार्सनिंग, कि वो रिसोर्सों का बंटवारा कर लेते हैं जिसकी वजह से उनके बीच में कंपटीशन ना हो, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन अगर होगा तो उनका जो सर्वाइवल है वो बेसिकली क्या है, खतरे में आ सकता है। तो रिसोर्स पार्सनिंग एक ऐसा मेथड है जहां पे ऑर्गेनिज्म क्या है, सेम ही चीज के ऊपर क्या होते हैं, बेसिकली डिपेंड होते हैं, लेकिन रिसोर्स को डिवाइड कर लेते हैं कि अच्छा रूट वाला पार्ट तू खाएगा, स्टेम वाला पार्ट मेरा, फल वाला पार्ट इसका, लीव्स वाला पार्ट इसका। तो इस तरीके से चीजों को डिवाइड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रिसोर्स पार्सनिंग, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हमें बेसिकली हेल्प करता है, बायोडाइवर्सिटी और कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को समझने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के कंजर्वेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट उसके अलावा ये क्या है, यूजफुल होता है इकोलॉजिकल मॉडलिंग और क्लाइमेट चेंज की स्टडी करने में भी हमारा इकोलॉजिकल नीश बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं पे हमारे पेड कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।